हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइपोल मोमेंट, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइपोल मोमेंट समझते हैं होता क्या है। डाइपोल मोमेंट समझने से पहले आप एक ही समझे कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। तो अगर मैं कोवैलेंट बॉन्ड देखूं तो लेट्स से अगर कोई भी बॉन्ड है ए एंड बी, अगर इसमें कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग होगा। क्लियर है? मतलब कहीं भी इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग होगा तो इससे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। क्लियर है? इसलिए आप एक काम करें, डाइपोल मोमेंट में जस्ट एक लाइन नोट करें। लिखिए आप शेयरिंग ऑफ, जस्ट वन लाइन लिखें, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। इतना क्लियर है? मान लीजिए ए एंड बी के बीच में इलेक्ट्रॉन अगर शेयर होंगे, मान लीजिए ए और बी इनके बीच में अगर इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, राइट। अब इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। अब दो केस पॉसिबल है। ये दो केस क्या पॉसिबल है? तो मान लीजिए ए एंड बी के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है इनका इक्वल शेयरिंग भी हो सकता है। मींस ए एंड बी के बीच में, दोनों के बीच में इक्वली इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो, या फिर सेकेंड केस अनइक्वल शेयरिंग भी हो सकता है। अब इक्वल शेयरिंग कैसे होगा? जैसे मान लीजिए दोनों ही सेम एटम है, जैसे मान लीजिए H सिंगल बॉन्ड H है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl है, दोनों यानी इस पॉइंट में देखेंगे दोनों ही सेम एटम है। सेम एटम है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनका इक्वल शेयरिंग होगा। मींस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साइड में, दोनों के साइड में इक्वली अट्रैक्टेड होगा। यहाँ भी दोनों सेम एटम है तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग सेम होगा, राइट। मींस इन दोनों का ही सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। अगर दोनों एटम का सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो फिर इलेक्ट्रॉन मिडिल में रहेगा, दोनों के पास में किसी के पास भी अट्रैक्टेड नहीं होगा। लेकिन अगर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस हो, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ए सिंगल बॉन्ड बी है एंड लेट्स से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी इज मोर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए। लेट्स से कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी इज मोर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए। अब क्या होगा? ये तो इलेक्ट्रॉन पेयर है, अब बी के साइड में मोर अट्रैक्टेड होंगे, राइट। जैसे ये बी के साइड में क्या होंगे, अब अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बी के पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, तो बी के पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज मींस बी के पास डेल्टा माइनस, ए के पास डेल्टा प्लस होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साइड में अट्रैक्टेड रहेंगे, राइट। हाइड्रोजन के साइड में बहुत कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो क्लोरीन पे डेल्टा माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस चार्ज, ऐसा फॉर्म होगा। आई होप इतना क्लियर है आपको कि अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, इक्वल शेयरिंग होने के लिए दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होना चाहिए, अनइक्वल शेयरिंग होने के लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होना चाहिए। अब कभी भी अनइक्वल शेयरिंग होगा, यहाँ पे आपको नेगेटिव पोल एंड पॉजिटिव पोल बनता हुआ नजर आएगा। क्लियर है क्या? तो यार ऐसे बॉन्ड को जिनमें नेगेटिव पोल एंड पॉजिटिव पोल बन जाए, पोल मतलब जस्ट कुछ नहीं, नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो नेगेटिव पोल एंड पॉजिटिव पोल बन जाए, ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड मींस जस्ट बॉन्ड में पोलैरिटी है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है, ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। इसलिए आपको दो चीज समझ में आ गया। नॉन पोलर बॉन्ड क्या होते हैं? जिनमें पोलैरिटी नहीं हो। पोलर बॉन्ड क्या होता है? जिनमें पोलैरिटी हो। बॉन्ड में अगर पोलैरिटी है तो ये पोलर बॉन्ड होंगे। क्लियर है? अब बॉन्ड में कितना ज्यादा पोलैरिटी है डिपेंड करेगा कितना ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, राइट। ये जो एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी, एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी का मतलब समझें, कितना ज्यादा पोलैरिटी का मैग्नीट्यूड है,
इसको मेजर करने के लिए हमने एक टर्म यूज किया है डाइपोल मोमेंट, जिसको हम म्यू से मतलब इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू पढ़ेंगे अगर प्रोनाउंस करेंगे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर से डाइपोल मोमेंट क्या है, तो बेसिकली इस पोलैरिटी का एक्सटेंट मेजर करने के लिए हमने डाइपोल मोमेंट टर्म यूज किया। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ कि एक्सटेंट ऑफ polarity is measured by dipole moment. Extent of polarity is measured by dipole moment. अब चलिए समझते हैं डाइपोल मोमेंट होता क्या है। आपकी नोट कर लिए जल्दी से। अभी डाइपोल मोमेंट क्या होता है चलिए समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ए सिंगल बॉन्ड बी है, बी पे चलिए थोड़ा सा डेल्टा माइनस चार्ज है, राइट, और बी ए पे डेल्टा प्लस चार्ज, और इनके बीच में डिस्टेंस जो भी बॉन्ड लेंथ है इसलिए लेंथ से डी है, राइट। ऐसा अगर पोलैरिटी आ रहा है तब मैं डाइपोल मोमेंट डिफाइन कर सकता हूँ। डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन करते हैं, मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज है, मैंने डेल्टा माइनस लिखा था, मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड माइनस क्यू है, और यहाँ पे एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रहेगा प्लस क्यू चार्ज है, और इनके बीच में अगर डिस्टेंस डी है तो ये जो कोई भी आइदर प्लस या फिर माइनस कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लें, चार्ज का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे क्यू, यहाँ भी चार्ज का मैग्नीट्यूड है क्यू, किसी इस पोलैरिटी में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लें क्यू, और इसको डिस्टेंस से, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है, डी से मल्टीप्लाई कर दें। इस Q इंटू डी इस टर्म को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू Q इंटू डी, क्लियर है। और इसको डाइपोल क्यों बोलते हैं, तो आपको यहाँ पे एक नेगेटिव पोल एंड एक पॉजिटिव पोल बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे टू पोल्स बन रहे हैं, एक नेगेटिव पोल और दूसरा पॉजिटिव पोल, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं डाइपोल। डाइपोल मीन्स टू पोल्स, मीन्स एक नेगेटिव पोल दूसरा पॉजिटिव पोल। इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। तो चलिए एक लाइन लिखिए डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज प्रोडक्ट ऑफ नेट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, कोई भी ले लीजिए, इट इज प्रोडक्ट ऑफ नेट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। इट इज प्रोडक्ट ऑफ नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लीजिए, नेट चार्ज होना चाहिए इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। इस टर्म को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। इसका अगर यूनिट के बारे में बात कर लिया जाए, इसका यूनिट होता है DEBYE, डी बाई कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कन्वर्जन होता है 1 dy इक्वल्स टू 3.33 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम मीटर। मतलब कूलम मीटर और डिवाई में ये कन्वर्जन होता है 1 dy इक्वल्स टू 3.33 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम मीटर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 10 टू द पावर -18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इनटू सेंटीमीटर। चार्ज का यूनिट कूलम होता है, ऐसा यूनिट है, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर है। चार्ज का सीधीएस यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है और डिस्टेंस का सेंटीमीटर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और कूलम में बेसिकली ये रिलेशन होता है। अब क्या बोल सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इक्वल्स टू 3.33 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम होता है। ये इनमें रिलेशन होता है। क्लियर, ये कन्वर्जन थोड़ा ध्यान रखें डीवाई और कूलम मीटर में। तो 1 dy इक्वल्स टू 3.33 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम मीटर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर में ये होता है। क्लियर है। अगर अपन इसका डाइपोल मोमेंट का सिंबल होता है
इसको अपन ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे लास्ट में वैसे एरो कट कर दो। ये इसका डाइपोल मोमेंट का सिंबल होता है और ये डायरेक्शन किधर रहेगा, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एरो टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। मतलब यहाँ पे समझे आप, जैसे मान लीजिए कि आपके पास HCl है और आप इसमें अगर आपको डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट करना है तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन में, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, जस्ट क्लोरीन के साइड में, हाइड्रोजन से क्लोरीन के साइड में एरो दें, यहाँ पे कट कर दें। मींस ये मैंने डाइपोल मोमेंट ड्रॉ किया है। तो यार डाइपोल मोमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड इज q × t, और डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। इसीलिए डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आ रही है? आप एक लाइन लिख सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, dipole moment is a vector quantity because it has magnitude as well as direction, because it has magnitude as well as direction। तो जो भी वेक्टर के रूल्स हैं सब यहाँ पे फॉलो होंगे। मतलब मान लीजिए आपको एक ही समझ में आना चाहिए, एक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, लेट्स से मैग्नीट्यूड μ1 है, दूसरा डायरेक्शन इधर है, लेट्स से मैग्नीट्यूड μ2 है, इनके बीच में डिस्टेंस थीटा है। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा आपको पता है, ए दो वेक्टर हैं ए और बी, तो म्यू नेट आप वो फॉर्मूला यूज करें, स्क्वायर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos थीटा। आपको याद है? तो फिर ये बेसिकली रूल यहाँ भी वैलिड होगा, राइट। और चलिए आपको ये समझ में आ गया तो आपको बस एडिशन सब्सट्रैक्शन वेक्टर टाइप ही करना है। तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम लिखते हैं। प्रॉब्लम लिखिए, कंपेयर डाइपोल मोमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर डाइपोल मोमेंट HF, HCl, HBr, HI। आपको इनमें डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है, चलिए मैं कुछ प्रॉब्लम दे देता हूँ। H2O, H2S, H2SC, H2TU। यहाँ पे सबके पास 2 लोन पेयर है। C double bond C, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मिथाइल मिथाइल, C double bond C, मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसका नेम होता है ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक। और इस वाले का नेम है मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, और ये बेसिकली है पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। देखिए आपको नेम कैसे लिखा है, वैसे ही अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखते हैं। आपको एक चीज बता दूं कि ये बेंजीन है, राइट। बेंजीन पे अगर आपने क्लोरीन अटैच किया तो ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। कैसे लिखा नेम समझ में है? बेंजीन, बेंजीन पे एक क्लोरीन है तो नेम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। अब क्या होता है कि कहीं भी बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा है
तो इस ग्रुप को बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन ऑर्थो। क्या बोलते हैं इस ग्रुप को? ऑर्थो। ग्रुप के नेक्स्ट वाले को, कहीं भी ग्रुप लगाया, नेक्स्ट पोजीशन को ऑर्थो, नेक्स्ट पोजीशन को मेटा एंड नेक्स्ट पोजीशन को पैरा। ये बेंजीन में नेम लिखने का मेथड है। हम वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखेंगे। कहीं भी लगाए बेंजीन पे ग्रुप, ग्रुप का नेक्स्ट पोजीशन ऑर्थो, ऑर्थो का नेक्स्ट मेटा, मेटा का नेक्स्ट पैरा। इधर से भी सेम सीक्वेंस, ग्रुप का नेक्स्ट ये भी क्या रहेगा? ऑर्थो, इसका नेक्स्ट मेटा, फिर ये पैरा। इनमें से दोनों ऑर्थो होंगे, ये दोनों मेटा होंगे, ये पैरा होगा। ये समझ में आया? कोई भी क्लोरीन है, क्लोरीन के ऑर्थो पे क्लोरीन है, दो क्लोरीन हो गया तो मैं बोलूंगा डाइक्लोरो। तो ये डाइक्लोरो बेंजीन हो गया, लेकिन ये ऑर्थो पे अटैच है, इसलिए ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। ये भी बेंजीन, एक क्लोरीन, क्लोरो बेंजीन, एक और क्लोरीन आ गया, दो क्लोरीन है तो डाइक्लोरो बेंजीन। अच्छा मैंने गलत लिखा, मेटा पे रहेगा। क्लोरीन के मेटा पे एक और क्लोरीन है, इसलिए मैंने नेम लिखा मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन पे क्लोरीन, क्लोरो बेंजीन, दो क्लोरीन है, पैरा सॉरी डाइक्लोरो बेंजीन, और ये सिंस इसके पैरा पे है इसलिए नेम हो गया पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। समझ में आ रहा है? वैसे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस इन पे नहीं देना है, ये हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक ना? Fifth one, methyl chlorine यहाँ पे अगर इसका नेम लिखा जाए तो बेसिकली बेंजीन पे अगर एक मिथाइल है, ठीक, ये नेम लिखना हम बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए जस्ट बता देता हूँ बेंजीन पे अगर मिथाइल है इसका नेम हो जाएगा टॉलुइन। क्या हो जाएगा? टॉलुइन बोलते हैं। बेंजीन पे मिथाइल है तो टॉलुइन। अब देखिए टॉलुइन के मतलब ये तो टॉलुइन हो गया, टॉलुइन के ऑर्थो पे एक क्लोरीन है, यानी ये इसका ऑर्थो प्लेस है ना, ये इसके नेक्स्ट वाले पे क्लोरीन है, तो टॉलुइन के ऑर्थो पे क्लोरीन है, इसलिए इसका नेम हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन। टॉलुइन के ऑर्थो पे क्लोरीन है इसलिए ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन। इसका नेम आप खुद से बता सकते हैं। टॉलुइन के मेटा पे क्लोरीन है तो ये नेम हो जाएगा मेटा क्लोरो टॉलुइन। ये हो जाएगा पैरा क्लोरो टॉलुइन। क्लियर है? अब चलिए इस कंपेयर कैसे करना है पहले मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखिए HF है, HCl है, HBr है, HI है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन में, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस बहुत ज्यादा होगा, डेल्टा प्लस बहुत ज्यादा होगा। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस थोड़ा सा कम हो गया तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस थोड़ा कम होगा। यहाँ पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस और कम होगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस और कम होगा। राइट? हमें डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है, तो डाइपोल मोमेंट होता है म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। राइट? तो चार्ज, कोई भी एक चार्ज ले लो, इनके बीच में डिस्टेंस। अब देखिए सबसे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज होगा, डेल्टा EN मींस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। अगर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज होगा, डेल्टा EN इंक्रीजेस, Q इंक्रीजेस। डेल्टा EN मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज होगा तो यहाँ पे चार्ज इंक्रीज होगा, चार्ज इंक्रीज होगा तो म्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, D इंक्रीज होगा
तो भी म्यू इंक्रीज होगा। क्लियर, दोनों फैक्टर से ही म्यू इंक्रीज होगा। लेकिन ध्यान रखें कि डेल्टा ईएन वाला फैक्टर डोमिनेट करता है। कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है? डेल्टा ईएन वाला फैक्टर डोमिनेट करता है। अगर चार्ज इंक्रीज है, चार्ज ज्यादा हो रहा है, तो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू ज्यादा होता है। यह लाइन याद हो गया? डेल्टा ईएन वाला फैक्टर, ये चार्ज वाला फैक्टर डोमिनेट करता है। ये लाइन याद रखना, चार्ज वाला फैक्टर जनरली डोमिनेट करता है। ये लाइन लिख लीजिए कि चार्ज जनरली डोमिनेट्स। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं? चार्ज सबसे ज्यादा इसमें है, राइट? डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस सबसे ज्यादा इसमें है, तो डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा होना चाहिए। अगर आप डी से देखते हैं, डिस्टेंस से, तो एच आई बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, तो डाइपोल मोमेंट इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन डोमिनेट कौन करता है? चार्ज डोमिनेट करता है, इसी डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है HF, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। क्लियर? यहाँ पे OH, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा देखिए, इसमें मैं अगर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दूं, लोन पेयर है, लोन पेयर साक्षात नेगेटिव है, तो नेगेटिव के साइड में लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट लोन पेयर के साइड में होता है। लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट लोन पेयर के साइड में। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका वेक्टर इधर, इसका वेक्टर इधर। सल्फर में दो लोन पेयर है, ये इधर। सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस थोड़ा सा कम हो गया, तो ये जो वेक्टर रहेगा थोड़ा सा कम रहेगा, राइट? तो जो इनका नेट रिजल्टेंट, शायद आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ये वेक्टर, ये सब एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं ऊपर, इनका रिजल्टेंट ज्यादा होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कम है, तो इसका रिजल्टेंट, नेट रिजल्टेंट थोड़ा सा कम होगा, राइट? कम होते जाएगा मींस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, सॉरी मैग्नीट्यूड कम होते जाएगा। इसमें देखा है थर्ड में, देखिए अब शॉर्टकट में कैसे करेंगे। आपको पता है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, sp2, ये कार्बन sp3। तो आपको पता है sp2 और sp3 में मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन होता है? sp2 इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ये भी sp3 sp2, ये भी टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होता है, तो अब अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं, चाहो तो लिख भी सकते हो, लेकिन आप चाहो इग्नोर भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए sp2 sp3, तो टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, तो वेक्टर इधर आएगा। ये भी टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम, ये sp2 कार्बन है, sp3 कार्बन है, टुवर्ड्स sp2। यहाँ पे दोनों वेक्टर कैंसिल हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों वेक्टर ऐड हो रहे हैं, राइट? तो नेट डाइपोल मोमेंट, फिर से बोल रहा हूँ, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, तो इस वाले मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। फोर्थ में देखा जाए, फिर से देखिए, समझने का ट्राई करना। कार्बन एंड क्लोरीन है, कार्बन एंड क्लोरीन में आपको पता है क्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, एक डाइपोल मोमेंट इधर, दूसरा डाइपोल मोमेंट इधर, एक डाइपोल मोमेंट इधर वेक्टर, ये इधर, एक डाइपोल मोमेंट इधर, एक डाइपोल मोमेंट नीचे। ये तो एग्जैक्टली कैंसिल हो रहा है, राइट? इन दोनों में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? फिजिक्स में वेक्टर आपने पढ़ा होगा, इनके बीच का एंगल देखा जाए, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, राइट? तो 60 डिग्री है, दोनों का एडिशन होगा, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, इसका फिर कम, इसका तो जीरो ही हो रहा है। ये पता है ना आपको कि दो वेक्टर हैं, इनके बीच का अगर एंगल 60 डिग्री है, फिर से इनके बीच का अगर एंगल में 120 डिग्री इंक्रीज करूं, तो रिजल्टेंट होगा, आप फॉर्मूला चाहो लगा लो, इसका रिजल्टेंट ज्यादा होगा, इसका रिजल्टेंट कम होगा। 180 पे कर दे रहा है तो एग्जैक्ट जीरो ही हो जाएगा। तो ये लाइन समझ में, आप ऐसे फिफ्थ ट्राई कर सकते हैं। देखिए फिफ्थ में CH3 है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये कार्बन sp2 है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है? तो sp2 मींस इसमें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नीचे रहेगा, समझ में आया? कार्बन एंड क्लोरीन में ये क्लोरीन के साइड में रहेगा, यहाँ पे कार्बन ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड नीचे आएगा, कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन के साइड में आएगा, ये नीचे आएगा, ये भी डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन नीचे आएगा। ये देखिए ये दोनों तो ऐड हो रहे हैं, ये दो वेक्टर
और ये वेक्टर और एक वेक्टर कुछ ऐसा ले लेता हूँ, सबसे ज्यादा रिजल्टेंट किसका होगा? इसका, फिर इसका, फिर इसका। आपको मुझे लग रहा है कि ये सब पता होना चाहिए। चलिए सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका। पता है ना, वेक्टर एडिशन आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा है अब चाहे तो वेक्टर एडिशन नोट्स से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, फिजिक्स में। इसमें लिखा है, देखो 6 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 6 में क्या होगा, जनरली आप सोचोगे ये एनसीईआरटी में भी है प्रॉब्लम, ठीक ना। तो ये NF3 का यूजुअली लोग टिक कर देंगे कि NF3 का ज्यादा होगा, यहाँ पे फ्लोरीन दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। रीजन इज, देखिए नाइट्रोजन एंड लोन पेयर में, लोन पेयर के साइड में रहेगा, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये भी नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, राइट। तो ये चारों वेक्टर ऐड हो रहे हैं ऊपर, राइट। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? ऊपर होगा। लेकिन अगर NF3 का देखा जाए, NF3 में नाइट्रोजन एंड लोन पेयर साक्षात लोन पेयर भाई नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव मींस ऊपर रहेगा, क्लियर है। अब नाइट्रोजन फ्लोरीन में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये नीचे जाएगा, यहाँ भी ये भी नीचे जाएगा, ये भी नीचे जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो दोनों वेक्टर हैं, ये तीनों तो एक डायरेक्शन में है, ऐड होंगे, और ये वाला इनके अपोजिट डायरेक्शन में है, सब्सट्रैक्ट होगा। तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा? यहाँ पे चारों वेक्टर ऐड हो रहे थे, यहाँ पे 3 वेक्टर एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे हैं, सॉरी सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा? कम हो जाएगा। इसीलिए NH3 का डाइपोल मोमेंट NF3 से ज्यादा होता है। 7th क्वेश्चन में आपको एक एक्स्ट्रा डेटा दे देता हूं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑर्डर कार्बन का सबसे ज्यादा, फिर हाइड्रोजन, फिर ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम में ड्यूटेरियम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैसे देखा जाए तो हाइड्रोजन से भी ज्यादा होता है, ठीक। अब थोड़ा खुद से ट्राई करें। सेवेंथ का आंसर सबका आना चाहिए। टाइम है आपके पास, वीडियो पॉज कर खुद से निकालो, फिर मैं आंसर बता रहा हूं आपको। यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या होगा। देखिए कार्बन एंड फ्लोरीन, आपको पता है फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, फिर यार फ्लोरीन के साइड में रहेगा, राइट। और कार्बन का वैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन में, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन में कार्बन के साइड में रहेगा, यहाँ भी कार्बन के साइड में रहेगा, यहाँ भी कार्बन के साइड में रहेगा। कार्बन फ्लोरीन फिर से सेम बॉन्ड है, तो ये तो मैग्नीट्यूड सेम ही रह गया, राइट। ये और ये सेम होगा। कार्बन एंड हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन ड्यूटेरियम में रहेगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ड्यूटेरियम से बहुत ज्यादा है। अब क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस चार्ज बहुत ज्यादा होगा। कार्बन हाइड्रोजन का जो डाइपोल मोमेंट है सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन का, ये रिलेटिवली कम होगा, लेकिन कार्बन ड्यूटेरियम का ज्यादा होगा। यहाँ पे भी कार्बन ड्यूटेरियम का ज्यादा होगा, यहाँ भी कार्बन ड्यूटेरियम का रिलेटिवली ज्यादा होगा। तो अगर नेट डाइपोल मोमेंट देखा जाए किसका ज्यादा हो जाएगा, CD3 का। क्यों? बिकॉज ऑफ हाई डाइपोल मोमेंट ऑफ कार्बन ड्यूटेरियम। कार्बन ड्यूटेरियम में डेल्टा EN कार्बन ड्यूटेरियम में ज्यादा होगा, अगर ज्यादा होगा तो डाइपोल मोमेंट कार्बन ड्यूटेरियम का ज्यादा होगा। पॉइंट समझ में आया क्या? चलिए आपने ये समझ लिया, तो एक चीज ध्यान रखें, आप नोटबुक चाहो तो लिख लो। लिखिए कि डाइपोल मोमेंट ऑफ रेगुलर मॉलिक्यूल अब ये रेगुलर मॉलिक्यूल बोलने का मतलब है मेरा ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है और सारे सराउंडिंग एटम सेम है।
ठीक, इनको मैं बोल रहा हूँ रेगुलर मॉलिक्यूल। अब लिखिए रेगुलर मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूल हैविंग, ब्रैकेट में लिख लीजिए कि मॉलिक्यूल हैविंग नो लोन पेयर, molecule having no lone pair and all surrounding atoms same, ब्रैकेट क्लोज कर ले। रेगुलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल हैविंग नो लोन पेयर एंड ऑल सराउंडिंग एटम सेम, राइट। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ रेगुलर मॉलिक्यूल इज 0। डाइपोल मोमेंट ऑफ रेगुलर मॉलिक्यूल इज 0। अब इसका मतलब समझे, कोई रेगुलर मॉलिक्यूल जैसे मान ली मैं BeCl2 ले लेता हूं, फिर BCl3 है, CCl4 है, SO3, PCl5, SN6। चलो मैं एक और ले लेता हूँ एग्जाम्पल, CO। चलिए मैंने इतने सारे एग्जाम्पल ले लिए। इसमें आप देखेंगे जो मॉलिक्यूल दिख रहा है, जैसे फर्स्ट मॉलिक्यूल है, इसके दोनों सराउंडिंग एटम सेम है, एग्जैक्टली क्लोरीन है, और बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर नहीं है। अगर आप BeCl2 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये लीनियर रहेगा, बेरिलियम एंड क्लोरीन में टुवर्ड्स क्लोरीन डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे टुवर्ड्स क्लोरीन डाइपोल मोमेंट, दोनों ही इक्वल वेक्टर है, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? म्यू नेट, समझ में आएगा? BCl3 में देखा जाए फिर से बोरॉन के पास तीनों क्लोरीन, तीनों सराउंडिंग एटम सेम है, बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तीनों से बॉन्ड बना लिया, कोई लोन पेयर नहीं है, एंगल 120 डिग्री है, इधर डाइपोल मोमेंट, इधर डाइपोल मोमेंट, इधर डाइपोल मोमेंट। शायद आपको पता होगा 3 वेक्टर है 120 डिग्री पे, ऐसे प्रॉब्लम तो आपने फिजिक्स में किए होंगे यार, इधर इधर इधर, इनका रिजल्टेंट क्या होगा? A A A। बता सकते हैं आप? तीनों कैंसिल हो जाएंगे क्या? 2 वेक्टर अगर 120 डिग्री पे हैं, ये रिजल्ट तो बहुत ही स्टैंडर्ड है यार, एकदम स्टैंडर्ड रिजल्ट बोल रहा हूँ। 2 वेक्टर इक्वल वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट सेम होता है और इनको बाइसेक्ट करता है, ए और ए कैंसिल होगा, यहाँ पे म्यू नेट क्या होगा? 0 होगा। CCl4 के बारे में देखा जाए, चलिए मैं CCl4 का स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। CCl4 ऐसा होता है, राइट। इसमें भी क्या होगा ना कि नेट डाइपोल मोमेंट को कंपेयर किया जाए, आपके पास 2 मेथड है। एक मेथड ये है कि आपके पास ये कार्बन क्लोरीन, ये जो वेक्टर रहेगा ये ऊपर रहेगा, ये वेक्टर इधर रहेगा, ये वेक्टर नीचे रहेगा, और ये वेक्टर इधर इस साइड में रहेगा, राइट। आप देखेंगे कि अगर इस टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को देखेंगे 2 मेथड है। आप शायद इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये 2 बॉन्ड इस प्लेन में है, और ये जो 2 बॉन्ड दिख रहे हैं ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे, मतलब ये परपेंडिकुलर प्लेन में और ये ऐसे प्लेन में रहेंगे। देखिए इस मॉलिक्यूल को मैं 3D में अगर चाहूँ देखना, तो इस बॉन्ड 2 बॉन्ड को मैंने 2 बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, ये मैंने इस प्लेन में रखा, ये 2 बॉन्ड एग्जैक्टली इस प्लेन में है। अब ये 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, इनका रिजल्टेंट दोनों इक्वल है, बाइसेक्ट करेगा, राइट। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, इमेजिन करिए कि एकदम बाइसेक्ट करता हुआ, जैसे आप मानिए कि इनका रिजल्टेंट बीच, एकदम बीच से जाएगा, मान लीजिए एकदम ऐसा, मैंने इन दोनों को रिप्लेस कर दिया ऐसे, राइट। इन दोनों का रिजल्टेंट जो कि इस प्लेन में है, ये भी बाइसेक्ट करता हुआ ऐसे आएगा। नहीं समझा होगा, चलिए फिर से बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, राइट, इसको मैंने ऐसे लिखा, ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, 2 मॉलिक्यूल, 2 बॉन्ड इस प्लेन में, 2 बॉन्ड परपेंडिकुलर प्लेन में। तो ये जो इस प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इनका रिजल्टेंट इस साइड जाएगा, राइट। और ये जो वर्टिकल प्लेन में है, इसका भी रिजल्टेंट इधर जाएगा। दोनों ही रिजल्टेंट इक्वल एंड अपोजिट है, तो इनका नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक मेथड ये है। जब सेकेंड आप ऐसे समझिए कि ये जो तीनों नीचे वाले हैं, इनका रिजल्टेंट जो होता है एग्जैक्टली नीचे जाएगा, और इसके अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट रहेगा।
यहाँ भी नेट रिजल्टेंट म्यू नेट विल बी 0। SO3 में फिर से सल्फर एंड ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये वेक्टर इधर, ये वेक्टर इस साइड, ये वेक्टर ऐसे ऊपर जाएगा, एंगल 120 डिग्री है, राइट। फिर से इसका भी म्यू नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। PCl टाइप में देखना है आपको, तो ये एक्सियल वाले क्लोरीन, ये एक्सियल वाला क्लोरीन, ये तो कैंसिल कर हो जाएंगे एक दूसरे को। और जो तीनों इक्वेटोरियल में है, इक्वेटोरियल में मीन्स ये ऐसे 120 डिग्री पे, आपको भी पता है मैंने, तो 120 डिग्री पे अगर 3 बॉन्ड है तो इन तीनों का भी रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। इसका भी म्यू नेट विल बी 0। SF6 ये तो ऐसे समझ में आ रहा है, ऊपर का ये इससे कैंसिल होगा, SF ये बॉन्ड इससे कैंसिल होगा, इक्वल एंड अपोजिट, ये SF इससे कैंसिल होगा, इक्वल एंड अपोजिट, तो यहाँ पे म्यू नेट क्या होगा, दिस विल बी 0, राइट। CO2 में फिर से यहाँ पे ये भी रेगुलर मॉलिक्यूल है, सराउंडिंग आइटम दोनों ही सेम है, और यहाँ पे कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। इसका अगर म्यू नेट देखा जाए, ये भी क्या होगा, 0 होगा। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक चीज ध्यान रखिए आप कि कितना 7 क्या अपन ने था 8 NH3 PH3 SH3 SPH3। अभी थोड़ा समझने का ट्राई करें इस प्रॉब्लम में, ठीक है। इसमें है क्या इस प्रॉब्लम में कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉन्ड पोलैरिटी सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पोलैरिटी, नेट डाइपोल मोमेंट नहीं, सिर्फ बॉन्ड पोलैरिटी, तो NH बॉन्ड का सबसे ज्यादा होता है, फिर SBH बॉन्ड, फिर ASH बॉन्ड, फिर लास्ट में PH बॉन्ड होता है। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक। अगर देखा जाए, अगर मैं आपको नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बताऊं तो ये होता है 3, फॉस्फोरस का अप्रोक्सीमेटली 2.1, आर्सेनिक का अप्रोक्सीमेटली 1.9, एंटीमनी का अप्रोक्सीमेटली 1.8 होता है। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इनका होता है। अगर ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो हाइड्रोजन का अप्रोक्सीमेटली 2.1 2.2 के आसपास होता है, 2.2 चलो मान लेते हैं, ठीक। 2.2 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। तो अगर मैं डेल्टा EN की बात करूंगा तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस कितने का है, 3 - 2.2 0.8 का है। यहाँ पे नेट सिर्फ मुझे डेल्टा EN चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, यहाँ पे वैल्यू 0.1 का है, यहाँ पे 0.3 का, यहाँ पे 0.4 का। तो आप देख सकते हैं कि अगर NH बॉन्ड है, SPH बॉन्ड है, ASH बॉन्ड है, PH बॉन्ड है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस NH बॉन्ड में आ रहा है 0.8 का, तो बॉन्ड में पोलैरिटी सबसे ज्यादा होगा। फिर नंबर आ रहा है SPH बॉन्ड में, फिर नंबर आएगा ASH, फिर नंबर आएगा PH का। तो बॉन्ड पोलैरिटी सबसे ज्यादा NH में है, फिर SPH। लेकिन अगर मैं नेट डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर पूछूं, म्यू नेट का ऑर्डर, तो ये ऑर्डर होता है NH3, फिर PH3, फिर ASH3, फिर नंबर आएगा SBH3 का। ये ऑर्डर होता है। अब ऐसा क्यों होता है, SBH बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा है PH से, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट में कम आता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन सुनते हैं। अगर NH3 का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन 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 एक लोन पेयर रहेगा। PH3 में फॉस्फोरस लोन पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ASH3 में आर्सेनिक हाइड्रोजन 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 एक लोन पेयर रहेगा। और SB हाइड्रोजन 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 एक लोन पेयर रहेगा।
अब यहाँ पे देखा जाए नाइट्रोजन लोन पेयर है, साक्षात लोन पेयर है, तो इसका तो डाइपोल मोमेंट ऊपर जाएगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन में नाइट्रोजन मोल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इसका डाइपोल मोमेंट नाइट्रोजन के साइड में, ये भी नाइट्रोजन के साइड में, ये भी नाइट्रोजन के साइड में। ऑलराइट, pH3 में क्या होगा, फास्फोरस के पास लोन पेयर है तो लोन पेयर की साइड में। pH बॉन्ड में पोलैरिटी बहुत ही कम होता है, 0.1। चलिए मान लेते हैं हाइड्रोजन मोल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, थोड़ा सा हाइड्रोजन के साइड में रहेगा, थोड़ा सा ये हाइड्रोजन के बहुत ही कम, बट फिर भी हाइड्रोजन मोल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है फास्फोरस से ऑलमोस्ट। AS3 में क्या होगा, आर्सेनिक का लोन पेयर के साइड में। आर्सेनिक हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया, तो यार ये तो सब्सट्रैक्ट करेगा, राइट। हाइड्रोजन के साइड में, यहाँ भी एंटीमनी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 0.4 से ज्यादा है। आप देख रहे हैं कि NH3 में नेट डाइपोल मोमेंट ऊपर रहेगा और ये चारों डाइपोल मोमेंट ऐड हो रहे हैं। pH3 में क्या हो रहा है, एक है बहुत कम सब्सट्रैक्ट हो रहा है, बहुत ही कम। इसमें एक ऐड हो रहा था, ये तीनों बहुत ज्यादा अमाउंट सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं। इसमें से ये जो SPH बॉन्ड है, इनका जो सब्सट्रैक्शन है बहुत ही ज्यादा है, तो नेट जो डाइपोल मोमेंट रहेगा इसमें तो यार एक ऊपर है, बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड होता है लोन पेयर का, और ये तीनों बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड वाले सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, तो नेट रिजल्टेंट इसका सबसे कम होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा, राइट। NH3, फिर pH3, फिर SH3, फिर लास्ट में नंबर आएगा SBH3 का। नेक्स्ट आते हैं नाइन्थ नंबर, CCl4, CHCl3, CH2Cl2, CH3Cl। अगर आपको इनमें फिर से डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना, आप ध्यान से देखना, कार्बन है आपके पास एक क्लोरीन और यहाँ पे 3 क्लोरीन है। कार्बन के पास एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन। कार्बन के पास एक क्लोरीन, क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। CHCl में कार्बन क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये है। अब यार इसमें ऑर्डर अगर देखा जाए तो CCl4 का तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो वैल्यू 0 होगा, राइट। लेकिन अगर इसमें ऑर्डर देखा जाए तो ये ऑर्डर इंक्रीजिंग होता है। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखिए कार्बन एंड क्लोरीन में आपको पता है कि ये क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन ऊपर रहेगा और ये तीनों क्लोरीन है। अगर ये तीनों क्लोरीन नीचे आए तो इनका जो रिजल्टेंट होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं लेट्स से ऐसा वेक्टर सोचूं, इमेजिन करिए CCl4 है, एक क्लोरीन का वेक्टर ऊपर जाएगा, कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन मोल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वेक्टर ऊपर। ये जो 3 क्लोरीन है इनका नेट रिजल्टेंट तीनों का मिला के रिजल्टेंट नीचे आएगा, और इन तीनों का जो नीचे आ रहा है ये ऊपर वाले कार्बन क्लोरीन के इक्वल रहेगा एंड अपोजिट रहेगा। इन तीनों का अगर आप रिजल्टेंट सोचोगे तो तीनों का रिजल्टेंट, ये एंगल 109 109 109 3D में है, तो इन तीनों का रिजल्टेंट एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट आता है, राइट। बिकॉज इसका नेट तो 0 होना है, तो 0 होने के लिए इन तीनों का रिजल्टेंट नीचे वाला ऊपर वाले के इक्वल होना चाहिए। अब क्या होगा, यहाँ पे एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है और इसका रिजल्टेंट इन तीनों के रिजल्टेंट के इक्वल है, राइट। तो ये नेट डाइपोल मोमेंट म्यू नेट 0 हो जाएगा, क्लियर है। अब अगर आप इसमें सोचेंगे, एक कार्बन क्लोरीन, ये तो वैल्यू उतना ही रहेगा। अब जो सब्सट्रैक्ट होने वाले हैं ये सिर्फ 2 ही हैं, पहले 3 मिला के जब सब्सट्रैक्ट हो रहे थे तब ये इसके इक्वल एंड अपोजिट आ रहे थे, अभी सिर्फ 2 ही सब्सट्रैक्ट होने वाले हैं, तो रिजल्टेंट इसका थोड़ा सा ऊपर रहेगा। 3 अगर सब्सट्रैक्शन में आ जाते तब तीनों का जो एक्चुअल तीनों का एडिशन जो होता है वो इसके इक्वल एंड अपोजिट आ जाता है। बस 2 ही है यहाँ पे, तो 2 का एडिशन इतना नहीं होगा, जस्ट थोड़ा सा इनका मैग्नीट्यूड होगा, तो ये ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, इसे नेट ऊपर रहेगा। यहाँ पे देखा जाए, आप ऐसे सोचो कार्बन क्लोरीन, यहाँ पे सिर्फ एक ही सब्सट्रैक्ट होने वाला है, यहाँ पे 2 सब्सट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पे एक ही सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका जो नेट रिजल्टेंट जो रहेगा इसका वेक्टर, ये जो नीचे आने वाला है, राइट, ये थोड़ा सा कम रहेगा,
क्लियर है? तो अब जो ऊपर का वेक्टर है इससे थोड़ा सा सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो नेट रिजल्टेंट ऊपर थोड़ा ज्यादा रहेगा, इससे ज्यादा रहेगा। इसमें देखा जाए कार्बन क्लोरीन पूरा का पूरा ऊपर है, नीचे कोई सब्सट्रैक्ट होने वाला नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलैरिटी में मान रहा हूँ कि चलो सब में सेम है, उसको मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट आपको किसमें दिखेगा? CH3Cl में। CH2Cl में जस्ट 1 क्लोरीन का सब्सट्रैक्ट हो रहा था, CH3Cl3 में 2 क्लोरीन का सब्सट्रैक्ट हो रहा था, CCl4 में जब तीनों क्लोरीन का मिला के सब्सट्रैक्ट हो रहा है तब जाके ये इक्वल एंड अपोजिट हो रहा था। तो सबसे ज्यादा CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CHCl4। तो ध्यान रखें आप। 10th अगर एक और चलिए प्रॉब्लम ले लेते हैं, CH3F, CH3Cl, CH3I। तो अगर आप इसका डाइपोल मोमेंट सोचेंगे, कार्बन फ्लोरीन हाइड्रोजन 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 ऐसा स्ट्रक्चर होता है। कार्बन फ्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन ब्रोमीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन आयोडीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। आपको पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, थोड़ा सा कम डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, और कम डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, बहुत ही कम डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सबसे ज्यादा इसमें होगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, राइट? लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ये इसमें क्या होता है, HF, HCl, HBr, HI होता तो HF का सबसे ज्यादा, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI होना चाहिए था। लेकिन एक फैक्टर और आता है, चार्ज के अलावा डिस्टेंस भी आता है। आपको पता है ना, वैसे मैंने बोला है चार्ज जनरली डोमिनेट करता है, लेकिन CH3F और CH3Cl में यहाँ पे इन दोनों में डिस्टेंस डोमिनेट कर जाता है। डिस्टेंस डोमिनेट करेगा तो इसमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, इसीलिए CH3Cl का नंबर ज्यादा, फिर CH3F का आता है। बाकी चार्ज वाला ही होता है, मींस ऑर्डर CH3Br फिर CH3I होता है, ये एग्जैक्ट ऑर्डर होता है। मतलब गलती से आपको ये नहीं लिखना है CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, ये ऑर्डर नहीं लिखना है। बस ध्यान रखें, बस फ्लोरीन एंड क्लोरीन में बस ये डिस्टेंस वाला फैक्टर डोमिनेट करते हैं, इसको स्वाइप कर रहे हैं, ठीक? आपको एक डाउट आ सकता है कि हम कब डिस्टेंस वाला लें, कब चार्ज वाला लें। ऑलवेज चार्ज वाला फैक्टर ही कंसीडर करना है। बस एक ही एग्जांपल है गेट 10, ठीक ना? केमिस्ट्री में फिर से जितने भी एक्सेप्शन नोट्स पे अपन लिखवा रहे हैं बस वही आपको सोचना है, बाकी एक्स्ट्रा आपको सोचना ही नहीं है। चार्ज ऑलवेज डोमिनेट करता है, बस डिस्टेंस एक ही जगह पे डोमिनेट करता है, यहाँ पे तो वो अपन ने लिख लिया, बस इसको थोड़ा लर्न कर लिया। क्लियर है? अब चलिए अपन ने डाइपोल मोमेंट कंपेयर तो कर लिया, राइट? अब चलिए नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। हेडिंग दीजिए, एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। जी पहला अपन ने फॉर्मूला पढ़ा होगा शायद, किसमें, पीरियोडिक टेबल में, कि अगर आपको कभी परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इक्वल्स टू 16 टाइम्स डेल्टा EN प्लस 3.5 टाइम्स डेल्टा EN स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला होता है, राइट? 16 टाइम्स डेल्टा EN प्लस 3.5 डेल्टा EN स्क्वायर फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा दिया। डेल्टा EN इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। डेल्टा EN इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। आपको पता है, ये तो अपन ने केमिकल वहां पे पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था। एक और फॉर्मूला अगर आपको परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करना है, एक यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इक्वल्स टू डाइपोल मोमेंट के रेस्पेक्ट में होता है ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट इनटू 100%। ये फॉर्मूला है। तो ये ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है?
ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट मींस एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट, एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट। फिर डाउट आया कि एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो वो है ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंट से फाइंड करेंगे। अब एग्जाम में तो एक्सपेरिमेंट करना होता नहीं है, तो टेंशन नहीं है, एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट मींस ये ऑलवेज गिवन होगा। मतलब एग्जाम में आपको दे देगा कि किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है, लेट्स से समथिंग 2 dy क्या है, तो डाइपोल मोमेंट का यूनिट है, तो ये 2 dy बेसिकली एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट दिया है। ठीक, कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट, ये हमें कैलकुलेट करना है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू q इंटू डी। इस फॉर्मूले में चार्ज और डिस्टेंस दिया रहेगा, यहां से आपको कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। क्लियर? चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर इसी से मैं ये आपको क्लियर हो जाएगा। एक प्रॉब्लम लिखिए आप, लिखिए कि फाइंड परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, आईसी मींस देखिए आप आयोनिक कैरेक्टर, फाइंड परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर in hydrogen chloride HCl, find percentage ionic character in HCl if observed dipole moment, आप पूरा लिखें, if observed dipole moment is 1.03 dy, if observed dipole moment is 1.03 dy and distance between hydrogen and chlorine is 1.26 angstrom. And distance between hydrogen and chlorine is 1.26 angstrom. तो देखो यार, इस प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट आपको दिया हुआ है, कैलकुलेटेड फाइंड करना है। कैलकुलेटेड में आपको डिस्टेंस ऑलवेज एग्जाम में दिया रहेगा, तो म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी होता है, तो डी ऑलवेज गिवन होगा। डी मींस बॉन्ड लेंथ, दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस है मींस वो बॉन्ड लेंथ है, दिया रहेगा। वे चार्ज है, ये आपको एग्जाम में दिया नहीं रहेगा। ठीक, अभी मतलब क्या है पहले आपको ये समझना है। तो आप नोट में एक पॉइंट लिखें, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, नोट पे लिखिए कि जब भी कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट फाइंड करते हैं, क्या बोला मैंने, जब भी कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट फाइंड करते हैं तो हम ये मानते हैं कि ए सिंगल बॉन्ड बी है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन बी पे कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया। नहीं समझा? कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट ही इसी मेथड पे करते हैं। मतलब यहाँ पे एक एजम्पशन है कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली बी पे ट्रांसफर हो गया, तो अगर बी पे ट्रांसफर तो यहाँ पे -1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा, +1 इलेक्ट्रॉन चार्ज रहेगा। इसीलिए कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट में चार्ज ऑलवेज 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 चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है सबको पता है, कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये आपको याद रखना है। मतलब कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट में जो चार्ज है ये वैल्यू आपको दिया नहीं रहेगा, ये ऑलवेज लर्न कर लो कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। डिस्टेंस ऑलवेज दिया रहेगा। तो आप एक लाइन लिखिए इसमें, नोट में जाओ, लिख लो इसमें, फॉर कैलकुलेटिंग डाइपोल मोमेंट, फॉर कैलकुलेटिंग dipole moment, it is assumed, for calculating dipole moment, it is assumed 1 electron is completely transferred. 1 electron is completely transferred from one atom to another. 1 electron is completely transferred from one atom to another. Means Q always 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम होगा, या फिर 4.8 into 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये होता है 4.8 into 10⁻⁻10। ठीक, Q पता है आपको, डिस्टेंस दिया है, Q into D से आप कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट फाइंड करिए। ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, आंसर आएगा।
लेकिन मुझे पता है 90% लोग अभी भी क्वेश्चन गलत करेंगे। पता है कहाँ पे? यूनिट में। यूनिट आपको ध्यान रखना है। खुद से जब ट्राई करें प्रॉब्लम अभी पे, वीडियो पॉज करें, खुद से सॉल्व करें, फिर आंसर मैच करें आप। चलिए मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए आपको ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट म्यू ऑब्जर्व दिया हुआ है 1.03 डिवाइड, चलिए मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ 1.03 इंटू 3.33 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम्ब मीटर, cm कूलम्ब मीटर है, ठीक। नीचे वाला भी मैं कूलम्ब मीटर में ही रखूंगा। तो आपको म्यू कैलकुलेटेड इस q इंटू डी, q का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब होता है। डिस्टेंस 1.26 एंगस्ट्रॉम है, इसको मीटर में 1.26 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम्ब मीटर हो गया। अभी दोनों सेम यूनिट में आ गए, अब कैंसिल कर सकते हैं। चलिए यहाँ से परसेंटेज यूनिट कैरेक्टर इक्वल्स टू म्यू ऑब्जर्व 1.03 इंटू 3.33 इंटू 10 टू द पावर -30 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 1.26 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू 100%। ये आंसर आएगा। समझ में आएगा? नोट कर लीजिए। चलिए एक प्रॉब्लम है आपके लिए, होमवर्क है ये, और बेसिकली देखते हैं किसको समझ में आया। ये आज का चॉकलेट प्रॉब्लम है, ठीक। देखते हैं आप ये प्रॉब्लम कर पाते हो नहीं, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपको ग्रुप में डालना है, ठीक ना। देखिए प्रॉब्लम, म्यू नेट ऑफ SO2 is 1.61 divided. Mu net of SO2 is 1.61 divided, and bond length of S double bond O is 1.5 nanometer, and each bond has approximately 25% ionic character. Mu net of SO2 is 1.61 divided, and bond length of S double bond O is 1.5 nanometer, and each bond has approximately 25% ionic character. Calculate oxygen sulfur oxygen bond angle ignoring effect of lone pair. SO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, डबल बॉन्ड लोन पेयर। आपको ये बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक। आपका आंसर शायद cos थीटा, तो मतलब कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है, cos थीटा इक्वल टू सम नंबर आएगा, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स के टर्म में भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, या फिर आप कैलकुलेशन भी अगर आप कर पाए, सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट भी आप फोटो सेंड कर सकते हैं, ठीक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।